मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इस वीडियो में मैं 2 नंबर के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी लेकर आ गया हूं। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड कर दी, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो भी आपको डाउट हो, दिक्कत हो या जो भी आपकी डिमांड हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। और आप किस जिले से संबंधित है वो तो लिखें ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए कि भौम जल पाने के क्या स्रोत हैं। तो भौम जल मतलब होता है जो जमीन के अंदर है, याद रखना। 4 प्रकार के जल होते हैं, भौम जल, वर्षा जल, स्थल जल और वायु जल। वायु जल जो हवा में घुला रहता है भाप के रूप में, वर्षा जल जो पानी बरसता है, ठीक है। भौम जल जो जमीन के स्तर से नीचे रहता है जिसको हम बोरवेल्स की सहायता से निकालते हैं, और स्थल जल जो जमीन पर भरा हुआ है। 4 प्रकार के जल हो गए। इसमें पूछा गया है आपसे कि भौम जल पाने की क्या स्रोत हैं, कि मतलब जो जमीन के अंदर है उस पानी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सुनिए, कुएं व नलकूपों द्वारा भौम जल प्राप्त किया जाता है। इतना ही आपका आंसर है, हो गया 2 नंबर का, कि कुएं और नलकूप द्वारा भौम जल को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, इसमें ये अधिक कठिन व महंगे स्रोत हैं जिनसे सीमित मात्रा में अल्प समय तक ही जल प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में नलकूपों द्वारा अत्यधिक जल प्राप्त करने से भौम जल का स्तर काफी घट गया है। जो पानी का स्तर है वो घट गया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। उनने जो पूछा है कि भौम जल पाने के क्या स्रोत हैं, तो आप लिख देंगे कि भौम जल पानी के कुएं है और नलकूप द्वारा भौम जल को निकाला जा सकता है। अगला है गुलाबी क्रांति। देखिए इंपोर्टेंट है, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो गेहूं और चावल से। गुलाबी क्रांति जो आपसे संबंधित है, गुलाबी क्रांति वो है आपके उद्यान से, फल उद्यान, सब्जी उद्यान उत्पादन। श्वेत क्रांति जो आपकी संबंधित है वो दूध से, पशुपालन से। और नीली क्रांति जो संबंधित है मछली पालन से। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति जो है आपकी तिलहन उत्पादन से, जिससे तेल निकलता है। अलग अलग क्रांतियां हैं जिससे लोग इन चीजों को उत्पादन बढ़ाएं और लोगों को आराम से उसको जो है मिल सके, ठीक है। इसमें है गुलाबी क्रांति क्या है, तो हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों, सेब, आम, केला, नारियल, काजू, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलूची, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया जा गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम बता दें कि गुलाबी क्रांति है फलोद्यान से संबंधित। इसमें फलों के उत्पादन को, जो फलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, फलों के उत्पादन में विकास करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, जो गुलाबी क्रांति कहलाई गई, याद रखना, ठीक है। अगला है हड़प नीति क्या थी। अगला क्या है, हड़प नीति। अब जानते हैं हड़प मतलब हड़प लो, किसी चीज को है तो हड़प लो, छीना झपटी। तो देखिए हड़प नीति क्या है, इसे विलय नीति भी कहा जाता है। विलय नीति मतलब संधि, अपने में मिला लेना। तो अंग्रेज क्या करते थे, राजाओं के जो राज्य थे उनको हड़प कर अपने में मिला लेते थे अपने शासन में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देसी राज्यों के यानी देसी रियासतों के संतानहीन शासक, जिनकी जो राजा जो थे जिनकी संतान नहीं थी, है ना, उनको उनको गोद लेने के अधिकार से वंचित कर देना और उनके राज्य को हड़प लेना, हड़प नीति थी। जैसे कि हड़प नीति कहाँ अपनाई गई, झांसी की रानी का राज्य जो है उन्हें हड़प नीति से अपना लिया, क्योंकि झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था, उनने गोद लिया था तो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनने कहा आप निसंतान हैं, इसलिए आप अपने राज्य को हमारे राज्य में मिला लीजिए, और इसका उनने विरोध किया, इसीलिए उनकी लड़ाई हुई, ठीक है। अगला है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहिष्कार यानी बाइकॉट, बाइकॉट कर दीजिए भाई, बहिष्कार कर दीजिए। आप कोई किसी का दुश्मन है, उसकी चीज का बहिष्कार कर दो, है ना। आपको पता ही है अंग्रेजों का असहयोग आंदोलन से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गांधी जी ने कहा इनकी बनाई हुई चीजों का उपयोग ही नहीं करेंगे तो जो वैसे भी टूट जाएंगे, ठीक है। तो वो ये बहिष्कार, बहिष्कार बाइकॉट। तो सुनिए कि उग्र राष्ट्रवादी बहिष्कार और स्वदेशी की नीति के प्रबल समर्थक थे। जो उग्रवाद राष्ट्रवादी थी ना, जो तेज तर्राट गुस्सैल देश की क्रांतिकारी, बहिष्कार और स्वदेशी की नीति, स्वदेशी की नीति
स्वदेशी की नीति के प्रबल समर्थक थे। बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं, अपितु इसका व्यापक अर्थ था सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार। मतलब उनकी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, इसके बावजूद किस किस का, उनकी सेवाओं का, किसकी, अंग्रेजों की जो सेवाएं देते थे अंग्रेज, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, उनका बहिष्कार, प्रतिष्ठानों का बहिष्कार और उपाधियों का, जो अंग्रेज उपाधि देते थे कि सर की उपाधि या किसी भी मतलब महान व्यक्ति की कोई भी उपाधि आपको दी उनके महान व्यक्ति जो उस समय के, उनका भी बहिष्कार। तो यही कहलाया बहिष्कार, बाइकॉट, मैं बहिष्कार करता हूं इस चीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि देश का पहला मोबाइल बैंक किस प्रदेश में स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई। इससे लक्ष्मी वाहिनी कहा जाता है। तो देखो कहाँ किया गया, इसका आंसर यही मिल गया कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मोबाइल बैंक स्थापित किया गया, देश का पहला। बस इतना ही लिखना है, बाकी तो आप समझ सकते हैं कि यह संस्था एक गाड़ी में गांव गांव जाकर ग्रामवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। इससे इसकी पूंजी 1 करोड़ है। मतलब बैंकिंग सुविधा, पैसे निकालना, ले जाना, जमा करना, ये सब सुविधाएं जो है उसी को मोबाइल बैंक कहा गया। ठीक है, अगला है आईसीआईसीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है या निजी क्षेत्र का? तो भैया आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, 2 नंबर पक्के। अगला है आयात निर्यात से क्या आशय है? तो भैया आयात मतलब आना और निर्यात मतलब निकालना। तो जो वस्तुओं को हम मंगाते हैं विदेशों से वो आयात होती हैं, जिनको हम विदेशों में भेजाते हैं वो निर्यात, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जिन देशों एक देश जिन वस्तुओं को दूसरे देश से खरीदता है उन्हें आयात, और जिन वस्तुओं को दूसरे देशों को बेचता है या भेजता है उनको निर्यात कहा जाता है। ठीक है, अगला है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये है आपका कि ऊर्जा के क्या स्रोत हैं? तो ऊर्जा मतलब एनर्जी। जैसे हमारे यहाँ लाइट आ रही जिससे बिजली, पंखा सब कुछ चल रहा, इसके क्या स्रोत हैं? हमारे शरीर को भी ऊर्जा चाहिए, उसके स्रोत क्या है? पोषक तत्व। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बटा, वसा, ठीक है, ये सब पोषक तत्व हैं। ऐसे ही एनर्जी, जो भौतिक एनर्जी है, ये रासायनिक एनर्जी हुई, है ना। अब भौतिक एनर्जी जैसे कि लाइट, बिजली, पंखा, कूलर, ये सब कहां से चल रहा है? तो ये है विद्युत, जल विद्युत, कोयला और प्राकृतिक तेल और गैस। तो ऊर्जा के कौन कौन से साधन हैं? विद्युत है, कोयला है, प्राकृतिक गैस और गैस, ये सब ऊर्जा के साधन है। अब प्राकृतिक तेल, पेट्रोलियम से हमारी गाड़ी चलती हैं, बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, सब तो ऊर्जा का साधन है। गैस से हम खाना बनाते हैं, एनर्जी निकलती है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमको पता नहीं है। कोयला होता है, विद्युत होते हैं जिससे लाइट बनती है, इससे जो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा के ये 4 साधन हैं, आप लिख सकते हैं कि विद्युत, कोयला, प्राकृतिक तेल और गैस। ठीक है, अगला है टेली मार्केटिंग क्या है? तो टेली मार्केटिंग का अर्थ है दूरसंचार तकनीकी के माध्यम से, दूरसंचार मतलब दूर से संचार करना, पास में संचार नहीं, दूर से आदान प्रदान, संचार, कम्युनिकेशन। दूरसंचार तकनीकी के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, यानी बेचना, है ना, खरीदना और बेचना दूर से। सेवाओं का भी, वस्तुओं का हम बता चुके आपको सेवाएं क्या होती हैं। सेवाएं मतलब जैसे कि आपको मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे जो भी थोड़ा बहुत है यूट्यूब दे रहा है, तो यही सेवा, मतलब मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, एक प्रकार की सेवा ही है। तो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, अर्थात बिना जांच परख के मात्र तस्वीरों में देखकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही टेली मार्केटिंग है। मतलब बिना जांच परख के, बस जैसे हम अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन पे क्या करते हैं, आप उठा के तो कोई चीज नहीं सकते ना, स्क्रीन पे जैसी दिख रही है उसी को आपने ऑर्डर कर दिया, तो वही तो है टेली मार्केटिंग। ठीक है, कि वस्तुओं की बिना जांच परख के तस्वीरों में देखकर वस्तुओं को विक्रय करना टेली मार्केटिंग कहलाती है। अब है कोपरा क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोपरा। तो सुनिए, सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1986 में, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह अधिनियम कोपरा यानी COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता की शिकायतों
को तुरंत निपटाने तथा कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करना। मात्र आप इतना लिख सकते हैं कि कोपरा भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम है जो 1986 में पारित किया गया। इसका मुख्य कार्य है उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करना। अगला है कि भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सुनिए कि भारत में जो लाल मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के भागों में पाई जाती है। बस आपको 4-5 याद रख लो। अब याद करने की क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार ये सब हैं, और क्या इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं। अगला है संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति या कठिनाई का निवारण करने वाले तत्व या स्रोत को संसाधन कहते हैं। मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, जिन वस्तुओं से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं उन्हें संसाधन कहते हैं, ये लिख सकते हैं। मतलब संसाधन तो है ही, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित। जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, और जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं वो मानव संसाधन है। बिना संसाधन की सहायता से कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है ना, संसाधन जरूरी है। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण बताना है। तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, उसका प्रमुख कारण कहाँ क्या है, मेरठ छावनी से चालू हुआ। ठीक है, देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण है निर्धारित समय से पूर्व क्रांति हो गई। जो समय निर्धारित किया गया था उससे पहले ही क्रांति हो गई। लोगों में इतना उत्साह जिज्ञासा थी कि वो पहले ही क्रांति कर दी उन्होंने, निर्धारित समय से पहले ही क्रांति हो गई, इससे वो असफल हो गई। लोगों को, अंग्रेजों को पता चल गया कि इनका क्या प्लान है, जो लड़ाई करने वाले हैं, तो उन्होंने सब पर जो है दमन कर दिया है, क्रांति का दमन कर दिया उन्होंने। तो मुख्य कारण है कि निर्धारित समय से पहले ही क्रांति हो गई। अगला है कि उग्र राष्ट्रवादी दल के प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। उग्र राष्ट्रवादी मतलब तेज, उदारवादी नहीं, उदारवादी मतलब शांत। उग्र राष्ट्रवादी मतलब बाल गंगाधर तिलक हैं और लाला लाजपत राय, जो लाठियों से पीट पीट कर अंग्रेजों ने जिनकी हत्या कर दी थी। वो इसी की गुस्सा में भगत सिंह ने बम फेंक दिया था, है ना, तो उनको फांसी हो गई थी। तो उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता हैं बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। 2 बताने हैं तो अपन ने बता दिए हैं। अगला है विकसित देश से क्या आशय है। तो सुनिए कि जिस देश के नागरिक अपनी भोजन, वस्त्र, आवास एवं अन्य मानवीय आवश्यकता सुगमता से पूरी कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, जिस देश के नागरिक अपनी भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, आवास की रहने की और अन्य मानवीय आवश्यकताएं सरलता से पूरी कर रहे हैं, जिन देशों में निर्धनता व बेरोजगार नियंत्रण में है, मतलब बेरोजगारी और निर्धनता जो हमारे देश में तो है ही नहीं, याद रखना, इन्हें विकसित देश कहते हैं। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि विकसित देश कहलाते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी भी है, उसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है ना। अगला देखिए क्या है, ये तो हो गया विकसित देश। आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं भैया। आर्थिक नियोजन मतलब पैसों का नियोजन, योजना। आर्थिक मतलब धन से संबंधित। तो एक निर्धारित अवधि में, निर्धारित अवधि मतलब एक समय में, निर्धारित समय में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित रूप से आर्थिक संसाधनों का उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब आर्थिक संसाधनों का उचित नियोजन, उचित प्लानिंग, उनको उपयोग करने की आर्थिक नियोजन कहलाता है, याद रखना। अगला है परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सुनिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है भैया। परिवहन यानी परिवहन के साधन, सड़क परिवहन, वायुयान, जल परिवहन। परिवहन का महत्व आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से होता है। वस्तुतः परिवहन उत्पादों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की कड़ी का काम करता है। वस्तु को उपभोक्ताओं को से जोड़ने की कड़ी का काम करता है परिवहन। बिना परिवहन के कोई भी वस्तु हम तक कैसे आएगी। फैक्ट्री में उसका विनिर्माण होता है, फैक्ट्री से निकलकर बाजार, बाजार से निकलकर दुकान पे, दुकान से निकलकर हमारे यहाँ तक पहुँचती है परिवहन के द्वारा। परिवहन में अनेक साधन होते हैं, जैसे बैलगाड़ी, बस, ट्रक, पानी का जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि। ठीक है,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऊर्जा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्या महत्व है? तो भैया ऊर्जा का ये महत्व है बहुत। किसी भी देश का आर्थिक विकास, है ना, या किसी भी देश का विकास, जो भी डिफिकल्ट आपको वर्ड लगते हैं उनको हटा दूं, तो किसी भी देश का विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है कि वहां पर ऊर्जा के साधन क्या हैं। ऊर्जा के अभी मैंने स्रोत भी बताए थे, कौन कौन सा है? जल विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है और गैस है। ठीक है, तो देखिए किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है। कारण यह है कि कृषि, उद्योग, खनिज और परिवहन सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, एनर्जी की आवश्यकता। ऊर्जा प्राप्ति के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल, तापीय, आणविक यानी वो परमाणु, है ना, एटॉमिक एनर्जी। अगला क्या है? उपभोक्ता के शोषण की प्रकार बताइए कि भैया उपभोक्ता जो है कितने प्रकार से शोषित हो सकता है, उसको कितने प्रकार से उसका शोषण किया जा सकता है। तो सुनिए कि उपभोक्ताओं का शोषण ऊंची कीमतें लेना वस्तु की, घटिया गुणवत्ता देना वस्तु की, घटिया गुणवत्ता, मिलावट, अशुद्धता, गलत और अधूरी जानकारी, कृत्रिम अभाव मतलब कम से कम अभाव उस वस्तु का, कालाबाजारी, मापतोल में गड़बड़ी और जमाखोरी, दुर्व्यवहार और अनावश्यक शर्तें लगाकर जब चीज बेची जाती है तो यही जो है शोषण कहलाते हैं उपभोक्ताओं के। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण के निदान मतलब क्या है, उसका समाधान बताइए। तो उपभोक्ता के रूप में शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता शिक्षा, मानकीकृत वस्तुओं का क्रम, कैश मेमो या रसीद प्राप्ति, विज्ञापन के बहकावे में न आना या सामूहिक रूप से शिकायत करना, खराब होने की तिथि की जांच जैसे प्रमुख उपाय अपनाए जा सकते हैं। आप वस्तु की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, दुकानदार से वस्तु की खरीद कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं, बिल जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता शिक्षा ले सकते हैं कि क्या आपके अधिकार हैं, आप उस पर एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, किसी भी विज्ञापन के बहकावे में नहीं आ सकते हैं, जिससे आपके शोषण होने से बच जाएगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।